स्टूडेंट हम वेरिएबल के जो नेमिंग कन्वेंशन है उसको अंडरस्टैंड कर रहे थे कि आपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करना है और इसके रूल्स क्या हैं। वेरिएबल को जब आप डिक्लेयर कर रहे होते हैं उसकी नेमिंग के रूल्स क्या हैं। तो ये आपने मुझे बताना है कि कौन कौन से वेरिएबल्स इसमें वैलिड हैं और कौन से वेरिएबल्स जो हैं वो इसमें वैलिड नहीं हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि मैंने ये लिखा है माई बिग वार, ये वेरिएबल जो है वो वैलिड है या नहीं है। वैलिड है सर। वैलिड है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड को स्टूडेंट मुझे बताएगा var1 जो है ये var1 जो है सर ये भी वैलिड है। ये भी वैलिड है, ठीक हो गया। नेक्स्ट ये मुझे बताएगी माहरू, ये जो टेस्ट है ये वैलिड है या नहीं है। सर एक मिनट। जी नो सर। क्यों नहीं वैलिड, इसकी रीजन क्या है। जी मारू, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि आपका जो वेरिएबल है वो कहाँ किससे स्टार्ट होना चाहिए, किसी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, अंडरस्कोर से किसी लेटर से, और यहाँ सर ये अंडरस्कोर से स्लैश है। अंडरस्कोर से यस। स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए फिर जो है ये वेरिएबल। शाबाश। ओके नेक्स्ट मुझे जो है ये समन बताएगी @टेस्ट, ये वैलिड है या नहीं है। सर नहीं है। नहीं है वैलिड, क्यों नहीं वैलिड, नहीं क्यों नहीं वैलिड सर, इसकी क्योंकि वेरिएबल से स्टार्ट होना है ना। से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने ये पढ़ा नहीं है कि से आप स्टार्ट कर सकते हैं वेरिएबल नेम। नहीं वो स्टूडेंट हम कर सकते हैं, ठीक है, से कर सकते हैं लेकिन अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके सर। ठीक हो गया। अब मुनीसा आप बताएं ये डबल लाइन बॉर्डर्स जो हैं ये वेरिएबल नेम वैलिड है या नहीं है। सर अब ये वेरिएबल तो है नहीं, आप नंबर से कर सकते हैं कि नहीं, आप पहले ये बताएं। तो मुझे आपने बताना है ये डबल लाइन बॉर्डर्स जो हैं ये एक वेरिएबल नेम है या नहीं है। नो सर। क्यों, रीजन क्या है। सर क्योंकि ये नंबर है, वेरिएबल नहीं है स्टार्टिंग। यानी कि स्टार्टिंग जो है वो किसी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, नंबर से नहीं। ओके नेक्स्ट मुझे जो है ये मुझे बताएगी हुरियम, नेम स्पेस ये वेरिएबल है या नहीं है, ये बड़ा क्रिटिकल है। सर उसका माइक खराब है। ओके तो फिर आप में से कौन बताएगा मुझे। यस सर ये है। जी अली मुनीसा आप बताएं ये वेरिएबल नेम है या नहीं है, नेम स्पेस। है सर। ठीक है। उसामा आप बताएं ये वेरिएबल नेम है या नहीं है। है सर। सर मैंने पूछना था @टेस्ट जो सा आपने लिखा है वेरिएबल नेम, ये कैसे होगा, क्योंकि पहला करेक्टर तो पहला वेरिएबल नेम का करेक्टर होना चाहिए, हाँ जहाँ कि लेकिन मैं हमने लैंग्वेज में पढ़ा हुआ। जी हमने जो है लेकिन ये पढ़ा था कि मैंने ये रूल भी आपको बताया था कि से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल नेम तो जो सर ऐसे से कौन कौन से स्टार्ट, साइन है जिनसे हम स्टार्ट कर सकते ये हैं। से जो है इससे आप स्टार्ट कर इसके सकते अलावा हैं। कोई और और यानी कि उसके अलावा डॉलर साइंस होते हैं। नहीं नहीं उससे नहीं आप स्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिए C# ठीक है लैंग्वेज के सर। लिए ना, ठीक है। अब जी जी। ये जो है ये आप सब फेल हो गए ये बताने के लिए कि नेम स्पेस जो है वो वेरिएबल है या नहीं है। मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी कीवर्ड को एज ए वेरिएबल नहीं ले सकते, याद आया, किसी भी कीवर्ड को आप सर वेरिएबल आपने नहीं कर पूछा सकते। ही नहीं था। तो मैंने पूछा है, मैंने आपसे कहा कि आप मुझे कोई भी बताइए कि ये नेम स्पेस या वेरिएबल नहीं है, तो मुझे मुनीसा ने भी गलत बताया और उसामा ने भी। ये सर जैसे क्लास है वैसे ही नेम स्पेस है, इसलिए हाँ इसको बिल्कुल वेरिएबल यूज नहीं कर नहीं ले सकते। सकते आप। क्लास भी अगर आप, मैं कहता हूँ ना क्लास आप ले सकते हो, वेरिएबल नेम आप नहीं ले सकते क्योंकि वो कीवर्ड है, वो इसका प्री डिफाइंड वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो इस लैंग्वेज के हैं। तो इसलिए नेम स्पेस आपका कीवर्ड है, इसको आप एज ए वेरिएबल नहीं ले सकते। तो अब मुझे ये बताएं इट्स ऑल ओवर ये आपका वेरिएबल नेम है या नहीं है। नहीं सर ये नहीं है, अगर अंडरस्कोर होता ना तो फिर हो जाना था, क्योंकि हाँ तो इसमें आप देखेंगे इसमें जो है वो इन्वर्टेड कॉमा भी और इसमें जो है वो आपका हाइफन जो है वो भी यूज हो रहा है, तो इसलिए इसको हम एज ए वेरिएबल नहीं लेंगे। क्लियर है। तो ये प्रैक्टिस करने का मकसद ये था कि आपको आइडिया क्लियर हो जाए कि एक्चुअली जब आपने वेरिएबल्स नेम डिक्लेयर करने हैं तो आपने कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है। सर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जब मेन बनाते हैं तो उसमें हम उसका
डॉट लगा के ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो सी शार्प में ऐसा कोई सिंटैक्स है कि जब हम उसको कॉल करेंगे तो कोई ऑब्जेक्ट वगैरह बनाएंगे कि नहीं? तो उसको फंक्शन को या किसी भी चीज को हम ऑब्जेक्ट को कैसे कॉल करेंगे? जी, यहाँ पर आप देखें कि ये देखें, क्लास नेम इज एन आइडेंटिफायर एंड कैन स्टार्ट विद द @ सिंबल। ठीक है, तो हम क्लास का जो नेम है वो आप @ सिंबल से स्टार्ट कर सकते हैं। आपका अब बताएं कलीना, क्या क्वेश्चन था आपका? सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऐसा होता है ना, क्लास बना के फिर बाद में मेन में हम ऑब्जेक्ट से कॉल क्रिएट करते करते हैं हैं कोई भी फंक्शन। हम। तो मैं लेकिन आपको इसमें सी शार्प में हम कैसे करेंगे? जी, सी शार्प में कैसे होगा ये देखें। आपके पास इस तरह से मैं आपको क्लास लेके आता हूँ, ये जो क्लास है, क्लास की एग्जांपल आपको सामने इसलिए प्रेजेंट कर रहा हूँ, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट क्या होता है। आपने क्लास लिखते हैं, क्लास का आप नेम मेंशन करते हैं, और यहाँ पर आप जो है वो मेन फंक्शन के अंदर जो है आपने ये जो क्लास लिखी होती है, ठीक है, इसके इसके कुछ वो होते हैं मेंबर, डाटा मेंबर्स होते हैं और मेंबर फंक्शंस होते हैं। अब आपने कंसोल की जो क्लास है, ठीक है, कंसोल की जो क्लास है उसके जो कंसोल के जो क्लास उसके जो मेंबर फंक्शंस है, एक फंक्शन है आपका राइट का और एक राइट लाइन का है, ठीक है। तो सर आप ये देखें कंसोल जो है, कंसोल जो है, जी जी सर सर देखें जरा, जब हम चलो बोलो मैरू। जी, एक नहीं नहीं वन तुम पूछो, मैं बात बाय वन आप पूछ सर लें। विद इन द क्लास मेन कैसे कॉल हो सकता है? क्या मतलब मेन कैसे विद इन द क्लास सर मतलब बना सकते हैं आप? विद इन द क्लास कैसे बना सकते हैं? देखिए ना, स्टैटिक वॉइड मेन है, तो सर मेन तो क्लास के बाहर बनता है ना, क्लास के अंदर कैसे? एक्चुअली जो है ना ये जो आपके पास वो है सी शार्प, उसका सिंटैक्स इस तरह से है कि आपके ने जब क्लास लिखनी है, ठीक है, क्लास लिखनी है, क्लास में आपने जो है वो, क्योंकि इसमें ना हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें हमें ना क्लासेस खुद से डिफाइन करनी होती हैं। यहाँ से बिल्ट इन क्लासेस हमारी मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने राइट का फंक्शन खुद से नहीं लिखा, जस्ट उसको कॉल किया है कंसोल के ऑब्जेक्ट से, कंसोल डॉट और आगे उस फंक्शन का नेम, कंसोल डॉट और आगे उस फंक्शन का नेम। जिस भी फंक्शन को मैंने कॉल करना है कंसोल के फंक्शन को, उसके लिए मैंने लिखना है कंसोल का, मैंने वो ऑब्जेक्ट है उससे मैं कॉल कर रहा हूँ कंसोल डॉट राइट, कंसोल डॉट राइट। जी जी, कि देखिए ऑब्जेक्ट पे हम क्लास बना के ना उसके बाद नीचे मेन मैं आपको बता, बनाते हैं, यही तो मैं आपको बता विद रहा हूँ इन कि द क्लास इसमें मेन बन गया ना। बिल्ट इन सारी चीजें मौजूद हैं। आपने जस्ट उन रूल्स को फॉलो करना है। वो जो आपको पता है कि हमने क्लास के जो है किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट जो है उसके थ्रू कॉल कर की जाती है, और हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट खुद से क्रिएट नहीं कर रहे। ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो फंक्शंस हैं, ये जो क्लासेस हैं, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। समझ लग रही है कि हमें इन्हें जस्ट यूज करना है। अब जो कंसोल का ऑब्जेक्ट हम खुद से नहीं बना रहे, हम जो राइट का फंक्शन है ये खुद से नहीं लिख रहे, इसकी डेफिनेशन हमने खुद से नहीं लिखी, ये इसकी सारी डेफिनेशन जो है वो मौजूद है। सर ये देखिए बात समझ आ रही है, जी आप नहीं मेरी बात समझ रहे। जी सर मेन जो है ना, मेन देखिए इंट मेन वगैरह जब हम C++ में करते हैं बाहर, जब हम क्लास बनाते हैं क्लास के बाहर हम मेन का फंक्शन बनाते हैं ना, जी, तो ये मेन का फंक्शन विद इन क्लास जब हम कोई प्रोग्राम मेथड बनाएंगे क्लास के अंदर C# में, तो ये मेन वाला फिर लास्ट पे लिखा जाएगा ना, क्योंकि उसको कैसे पता ऑब्वियसली चलेगा कंपाइलर? ऐसे ही है कि आपने पहले जितने भी जो आपने यहाँ पर फंक्शंस हैं वो आपने लिखने हैं, ठीक है, और यहाँ पर फिर नेक्स्ट एंड पे आपने मेन के फंक्शन को लिखेंगे और उसको कॉल कर रहे होंगे, रूल वही होगा। ओके सर, हो गया सही। जी, तो स्टूडेंट आपको वेरिएबल के बारे में, अब नेक्स्ट असाइनमेंट है। एन असाइनमेंट स्टेटमेंट चेंज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, यानी कि अगर आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना है तो आप असाइनमेंट के थ्रू कर सकते हैं। तो एन असाइनमेंट ऑपरेटर इज साइन, जैसे कि अगर आपके पास है इंट टोटल, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, आप इसमें कोई वैल्यू जो है वो असाइन करना चाहते हैं, तो उससे क्या होगा कि वो जो 55 है ये उस मेमोरी लोकेशन के ऊपर जो कि इंट टाइप की वेरिएबल है उसकी मेमोरी लोकेशन पर ये जो वैल्यू है ये सेव हो जाएगी। तो द वैल्यू ऑन द राइट इज स्टोर्ड ऑन द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट, द वैल्यू that was in total is overwritten। अगर आपके पास टोटल में कोई वैल्यू पहले से ऑलरेडी गार्बेज वैल्यू या कोई और वैल्यू पड़ी होगी तो वो ओवर रिटर्न हो जाएगी। लेकिन अगर जैसे आपने लिखा ना टोटल इज इक्वल टू 55, इसके बाद आप लिखते हैं कि टोटल इज इक्वल टू 80, तो ओवर राइट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है।
तो यू कैन ओनली असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल दैट इज कंसिस्टेंट विद द वेरिएबल डिक्लेयर टाइप, यानी कि आपने जो टाइप डिक्लेयर की है ना उसी टाइप की वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ये पॉइंट आप याद है, आपने लेट्स सपोज यहाँ पर इंट डिफाइन किया और यहाँ पर आप लिख दें 5.5, तो ये फिर एरर है, ठीक है, बग होगा ये कि आपने जो टाइप डिफाइन की हुई है वो उस टाइप की वैल्यू ही आपने उस वेरिएबल में स्टोर करनी है। स्टूडेंट ये पॉइंट आपने नोट किया, क्लियर है? सर चलिए ठीक, आगे नेक्स्ट एग्जांपल जो है कि स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट इंट टोटल इज इक्वल टू 15, सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट टोटल इज इक्वल टू सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट टोटल इज इक्वल टू 55 प्लस 5, सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट टोटल और सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट टोटल 1। तो एक्चुअली जो है आपने जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ कि सिंपली जो है ना वो एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, उसमें मैंने जो है वो सबसे पहले टोटल में जो है 15 सेव करवाए और उसको जो है मैंने आउटपुट करवा दिया सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट के थ्रू जो है। फिर आपने उसकी वैल्यू जो है उसको इंक्रीज किया कि आपने उसकी वैल्यू को चेंज किया कि टोटल इज इक्वल टू 55 प्लस 5, फिर आप जो है वो उसको आउटपुट करवा रहे हैं। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम जो है वो आप लिख सकते हैं और एक वेरिएबल जो है उसके देखने के लिए हम किस तरह से वेरिएबल को जो है वो ओवरराइड कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट कांस्टेंट की हम बात करें, कांस्टेंट इज सिमिलर टू द वेरिएबल एक्सेप्ट दैट इट होल्ड्स वन वैल्यू फॉर इट्स इंटायर एग्जिस्टेंस। तो जिस वेरिएबल के साथ आपने कांस्टेंट लिख दिया ना उसको फिर बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। The compiler will issue an error if you try to change the constant। अभी आप देख रहे हैं कि मैंने चेंज कर दी ना वैल्यूज, आपने इस वेरिएबल की वैल्यू जो है पहले टोटल की वैल्यू 15 थी, आपने इसमें कर दिया 55 प्लस 5, तो चेंज कर दी। लेकिन अगर आपने एक साथ में कांस्टेंट कीवर्ड यूज किया है, कांस्टेंट इंट नंबर ऑफ द स्टूडेंट इज इक्वल टू 42, तो ये थ्रू आउट प्रोग्राम जो है जब तक ये वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है इसकी वैल्यू जो है वो 42 ही रहेगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो हम जो कौन सा मॉडिफायर यूज करते हैं सी शार्प के अंदर, हम लिखते हैं कांस्टेंट। तो आपने कांस्टेंट का मॉडिफायर या कीवर्ड जो है वो यूज करना है अपने, इसे हम मॉडिफाई कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को अगर आपने कांस्टेंट रखना है तो वाई कांस्टेंट गिव नेम्स टू द अदरवाइज अनक्लियर लिटरल वैल्यू, तो फैसिलिटेट चेंज टू द कोड, प्रिवेंट इन एडवेंचर एरर, कि अगर आपने लेट्स सपोज के आप भूल गए कि मैंने जो है नंबर ऑफ द स्टूडेंट जो है मैंने 42 लिखा, आप उसको बाद में जो ओवरराइड कर दिया है, तो आप ओवरराइड जब कर देंगे तो ऑब्वियसली उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट आपने चेंज कर दिया 50 कर दिया, तो वो आगे प्रोग्राम में 50 ही चल रहे होंगे। तो अगर आपने चाहते हैं कि ये जो कोई भी वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है उसकी वैल्यू थ्रू द प्रोग्राम चेंज ना हो, उसके लिए आप एक कांस्टेंट का मॉडिफायर सी शार्प पे यूज करेंगे और आप उसको जो है वो कांस्टेंट कर लेंगे। नेक्स्ट सी शार्प की डाटा टाइप की अगर हम बात करें तो देयर आर 15 डाटा टाइप इन सी शार्प, 8 ऑफ देम रिप्रेजेंट इंटीजर। जैसे कि कौन सी आपकी इंटीजर को रिप्रेजेंट करती हैं, ये याद रखिएगा सी शार्प के लिए, जो आपकी बाइट है, एस बाइट है, शॉर्ट है, ठीक है, यू शॉर्ट है, इंटीजर है, यू इंटीजर है, लॉन्ग है, यू लॉन्ग है। तो इसमें बाइट से मुराद है 8 बिट्स, ठीक है। एस बाइट से मुराद है आपके पास साइन बाइट्स, इनकी नेगेटिव जो है बाइट्स। शॉर्ट और अन शॉर्ट इसी तरह से क्या आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव जो है, इसी तरह से नंबर साइन और अनसाइन के लिए है ये, ठीक है। तो 2 ऑफ देम रिप्रेजेंट फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोट के लिए हम यूज करते हैं फ्लोट और डबल, यानी कि जब आपने किसी वेरिएबल की टाइप जो है फ्लोट या डबल डिफाइन किया है तो आप जो है उसमें कोई फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। फ्लोटिंग मीन डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू जो है। फिर वन ऑफ देम रिप्रेजेंट द डेसिमल, यानी कि डेसिमल जो है। फिर वन ऑफ देम रिप्रेजेंट बूलियन, जिसे हम बोल से रिप्रेजेंट। वन ऑफ देम रिप्रेजेंट कैरेक्टर CHR। वन ऑफ स्ट्रिंग के लिए हम कंप्लीट स्ट्रिंग जो है ये, और ऑब्जेक्ट के लिए हम ऑब्जेक्ट जो है ये डाटा टाइप जो है वो यूज कर रहे होते हैं। तो ये आपकी 15 डाटा टाइप्स हैं सी शार्प की। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट न्यूमेरिक डाटा टाइप अगर हम बात करें तो द डिफरेंस बिटवीन द वेरियस न्यूमेरिक टाइप इन देयर साइज एंड देयरफॉर द वैल्यू दे कैन बी स्टोर। तो जो जैसा कि आपके पास बाइट है वो 8 बिट स्टोर कर सकती है, एस बाइट है वो भी 8 बिट नेगेटिव जो नंबर्स हैं ये स्टोर कर सकती है। ये आप देख रहे हैं -128 से लेकर -127 तक जो है। जो शॉर्ट है 16 बाइट उसके लिए है, वो उसकी रेंज आपके साथ यहाँ पर मैंने शायद 32, 7, 6, 8
ये वही रेंज है जो आप C++ और बाकी जो लैंग्वेज है उसमें भी देख रहे होते हैं। इंटीजर जो है उसके लिए ये रेंज गिवन है, अनसाइंड लॉन्ग के लिए कि आप कितनी वैल्यू जो है, बड़ी वैल्यू आप इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपको मेंशन्ड है। तो मोस्टली जो है वो हम इंटीजर टाइप की वैल्यू, ठीक है। और जो आपके पास फ्लोट है, ये वाली वैल्यू जो है डबल है, इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। एग्जांपल ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल्स, जैसे कि अगर आपने int x is equal to 1, short y is equal to 10, float pi is equal to 3.14, f denotes float, ठीक है। यहाँ जो f जो है ये फ्लोट को, फ्लोट f3 7e की पावर जो है वो 02 which is 0.7, ठीक है। और फिर डबल d1 7e माइनस की 100 और यूज m टू डिनोट द डेसिमल, यानी कि अगर आपने डेसिमल को डिनोट करना उसके लिए हम m यूज़ किया करेंगे, और अगर फ्लोट को डिनोट करना उसके लिए हम f जो है वो यूज़ किया करेंगे। ये C# का न्यूमेरिक वेरिएबल का सिंटैक्स है। डेसिमल स्टॉक प्राइस 28.38 m, m shows this value is the decimal value, ठीक है, और f shows this value is the floating value। इंटीजर के लिए आप देखें कि सिंपल आप लिख रहे हैं, शॉर्ट के लिए भी आप सिंपल लिख रहे हैं, फ्लोट और डेसिमल के लिए आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 28.38। फिर नेक्स्ट बूलियन वैल्यू रिप्रेजेंट अ ट्रू और फॉल्स कंडीशन, ठीक है। तो ये आप बूलियन की दो ही वैल्यूज आप असाइन कर सकते हैं, या तो उसको ट्रू असाइन कर सकते हैं या फिर फॉल्स असाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने बूल डू अगेन आपका वेरिएबल नेम है इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि आप ट्रू वैल्यू असाइन कर सकते हैं या फिर फॉल्स वैल्यू असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके कैरेक्टर आ जाते हैं। तो कैरेक्टर इज अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम अ कैरेक्टर सेट। A character set is an order list of the character. Each character is given a unique number. The C# use the Unicode character set, a superset of the ASCII code. आपने ASCII कोड पढ़ा होगा, तो ये जो C# है ये यूनिकोड को यूज करता है। यूज 16 बिट पर कैरेक्टर, यानी कि आपके पास एक कैरेक्टर को 16 बिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अलाउइंग फॉर 65,560 यूनिक कैरेक्टर, इट इज एन इंटरनेशनल कैरेक्टर सेट containing symbols and characters for many language. Code charts can be found at. तो ये आपके पास जो C# है ये कौन से कैरेक्टर सेट को यूज करता है? यूनिकोड को। और आपकी जो असम्बली लैंग्वेज थी वो ASCII कोड को यूज करती है, ठीक है। तो कैरेक्टर लिटरल आर रिप्रेजेंटेड इन अ प्रोग्राम बाय डेलिमिटिंग विद द सिंगल कोड। तो जितने भी जो अगर आपने C# में कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो वो सिंगल कोड में आप रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि A है, X है, आपने 7 लिखा है, इसमें कि ये आपके पास कैरेक्टर होगा। अगर सिंपल 7 लिखा है तो ये इंटीजर वैल्यू कंसीडर की जाएगी। डॉलर साइन है, ठीक है। इवन दैट कि आपके पास आपने कॉमा लिखा है तो अगर इन्वर्टेड कॉमा लिखा है तो इसको एज ए कंसीडर किया जाएगा कैरेक्टर। तो कैरेक्टर रिस्पॉन्स Y, ठीक है। आप देख रहे हैं कि जब भी आपने कैरेक्टर एक सिंगल कैरेक्टर लिखना है तो उसको आपने एक सिंगल कोड के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट करना है। आगे कॉमन एस्केप सीक्वेंसेस, जो कि आपने मोस्टली जो है वो अपने जगह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और C++ पढ़ी है, उसमें भी आपने ये वही जो है वो एस्केप सीक्वेंसेस मौजूद है हमारे C# लैंग्वेज में भी। \n ये हम यूज़ किया करेंगे न्यू लाइन पे, यानी कि पोजीशन द स्क्रीन कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। फिर \t हॉरिजॉन्टल टैब इसे हम कहते हैं, मूव द स्क्रीन कर्सर टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप, कि आपने टैब का जितना, यानी कि आप टैब प्रेस करते हो तो टैब की जितनी स्पेस होती है, तो हॉरिजॉन्टली अगर आपने डाटा अपना कर्सर को एक टैब आगे मूव करना है तो उसके लिए हम \टैब। और \r जो है ये कैरेज रिटर्न है। ये आप किस लिए यूज़ करते हैं? आपका कर्सर लेट्स सपोज कि आपके पास यहाँ पर है, आप चाहते हैं कि ये कर्सर जो है न्यू लाइन पर भी जाए और बिल्कुल स्टार्ट पे जहाँ से ये लाइन स्टार्ट हो रही है यहीं से ये लाइन भी स्टार्ट हो रही है, तो इसे हम कहते हैं कैरेज रिटर्न। तो position the screen cursor to the beginning of the current line. Do not advance to the next line. Any character output after the carriage return override the previous character output on that line. कि उसी लाइन के ऊपर रहते हुए नेक्स्ट लाइन पर मूव नहीं करेगा, बल्कि आप कैरेज रिटर्न जो है कर्सर को उसी लाइन के स्टार्ट पर ले आएगा, इसलिए हम कैरेज रिटर्न इसे कहते हैं। फिर अगर आप जो है वो एक सिंगल कोट यूज करते हैं तो यूज टू प्रिंट अ सिंगल कोट, और अगर आप डबल यूज करते हैं तो यूज टू प्रिंट अ कैरेक्टर। आप कैरेक्टर अगर आपने प्रिंट करना, अगर आप डबल कोट यूज करते हैं
तो यूज टू प्रिंट अ डबल कोट कैरेक्टर। तो ये कुछ कॉमन सीक्वेंसेस हैं जो कि आपने ऑलरेडी कुछ इनमें से स्टडी किए होंगे C++ और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के में भी। नेक्स्ट स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग रिप्रेजेंट्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो जब भी आपने किसी स्ट्रिंग को लिखना होगा C# में तो आप लिखेंगे स्ट्रिंग और मैसेज, आपने स्ट्रिंग का नेम इज इक्वल टू और इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है वो स्ट्रिंग और सेमीकोलन। इस तरह से हम किसी भी स्ट्रिंग को जो है वो डिफाइन कर रहे होंगे। तो डाटा इनपुट, अब अगर आपने डाटा इनपुट करना है अपने C# के प्रोग्राम में तो आप किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं console.readline, और अगर आउटपुट करना है तो console.writeline। ठीक है, तो यूज टू गेट अ वैल्यू फ्रॉम अ यूजर इनपुट, एक यूजर इनपुट से वैल्यू गेट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो जैसे कि स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग, तो आप लिखेंगे console.readline, तो ये ना यूजर से एक स्ट्रिंग गेट करने के लिए। ठीक है, इस तरह से कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू द करेक्ट डाटा टाइप, तो उसके लिए हम यूज करते हैं int32.parse, यूज टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग आर्गुमेंट टू द इंटीजर। यानी कि स्ट्रिंग आर्गुमेंट को अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए फिर आप इंटीजर 32.parse ये वाला फंक्शन जो है वो यूज करेंगे। अलाउ मैथ टू बी परफॉर्म वन ऑन द स्ट्रिंग टू बी कन्वर्टेड एग्जांपल, यानी कि अगर आपके पास लेट्स सपोज आपके पास इस तरह से कि स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग जो है इसमें आपने ये नंबर गेट किया 1023 और आप चाहते इसकी टाइप चेंज करना चाहते हैं, तो ये उसामा आपने ये देख लेना है कि हम जो है फंक्शन के थ्रू टाइप चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे कि स्ट्रिंग टाइप थी, उसको अगर आपने इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप लिखना है यहाँ पर इंट माई इंट वेरिएबल, और आप क्या कर रहे हैं कि जो माई स्ट्रिंग है इसको आप इंट 32.parse के थ्रू इसकी जो वैल्यू है 1023 इसको इंटीजर वेरिएबल जो माई इंट है इसमें सेव कर रहे हैं। समझ लगी स्टूडेंट? ये अगर आपने टाइप चेंज करनी है कैसे करनी है, अगर आपने कोई वैल्यू रीड करनी है उसके लिए console.readline का फंक्शन है, अगर कोई आउटपुट करनी है तो उसके लिए console.writeline का फंक्शन मौजूद है C# में। नेक्स्ट डबल डॉट पार्स फॉर डबल टाइप डाटा वेरिएबल और सिंगल डॉट पार्स फॉर फ्लोट टाइप वेरिएबल, उसकी कन्वर्जन के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। तो इस तरह से सैंपल इनपुट, लेट्स सपोज के फॉर स्ट्रिंग जो है वो इस तरह से है कि यहाँ पर कुछ सैंपल्स हैं इनपुट के लिए कि फॉर स्ट्रिंग आप यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रिंग s, आपने एक स्ट्रिंग डिफाइन की और लिखा console.write एंटर अ स्ट्रिंग, आप मैसेज सेंड कर रहे हैं कि एक स्ट्रिंग जो है वो एंटर करें। तो उस स्ट्रिंग को गेट करने के लिए आप क्या फंक्शन यूज करेंगे, s इज इक्वल टू console.readline, तो ये स्क्रीन पर जो भी उसने स्ट्रिंग लिखी होगी उसको रीड करके इस s स्ट्रिंग के अंदर सेव कर देगा। ठीक है, तो आप इसको अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे console.writeline u enter इज इक्वल टू प्लस ये स्ट्रिंग, तो ये जो स्ट्रिंग होगी वो यहाँ पर आपकी जो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट आपने ये प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस जो है वो साथ साथ करनी है। फॉर स्ट्रिंग के लिए अगर आपने इंटीजर में करने के लिए करना है तो आप यहाँ पर लिखें फॉर इंटीजर ए कंसोल राइट एंटर एन इंटीजर, उसने जो है वो अगर आपने इंटीजर वैल्यू गेट करनी तो उसके लिए होगा int 32.parse console.readline, ये है इंटीजर वैल्यू गेट करने के लिए। और इसको अगर आपने आउटपुट करवाना है तो console.write you enter इज इक्वल टू प्लस ए, प्लस का साइन हम यूज करते हैं और आगे उस वेरिएबल की जो भी वैल्यू है नेम था उसको आप यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। इस तरह फ्लोट के लिए है console.write के लिए आपने मैसेज सेंड किया, और फ्लोट सिंगल डॉट पार्स ये हम यूज करते हैं console.readline, तो जो सी भी वैल्यू उसने रीड की होगी कंसोल से, ठीक है, उसको फ्लोट में लिया जाएगा और उसको फिर आउटपुट करवाने के लिए console.writeline। तो ये स्टूडेंट कुछ कन्वेंशनल एग्जांपल्स हैं, बेसिक एग्जांपल हैं, ये आपने सबको वन बाय वन रन करके जो है वो देखना है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट जो है वो हम लास्ट में देख लेते हैं कि व्हाट डज मीन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो प्रीफिक्स, क्योंकि ये हमारे लूपिंग में ठीक है बहुत यूज हो रहे होंगे, तो इसलिए इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि C# में जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किस तरह से किए जाते हैं। प्लस प्लस इज यूज्ड फॉर डिनोट इंक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट दो तरह के होंगे, एक आपका पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है अगर आप उस वेरिएबल से पहले जो है डबल प्लस साइन यूज करते हैं, और एक आपका पोस्ट फिक्स है आप जो है वेरिएबल के बाद जो है डबल साइन यूज करते हैं। तो इस तरह इसमें यह होगा कि प्लस से पहले जो है इंक्रीमेंट किया जाएगा, फिर उस वेरिएबल को जो है वो उसकी वैल्यू को देखा जाएगा।
मीन कि अगर लेट्स सपोज कि आप यहाँ पर लिखते हैं प्लस प्लस ए इज इक्वल टू 5 और प्लस प्लस ए, तो वो क्या होगा कि वो जो एक ए की वैल्यू को जो है वो इंक्रीमेंट करके फिर जो है वो स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। तो इसी तरह से आप ए प्लस प्लस है तो पहले उसकी पहली वैल्यू, बाद में उसको इंक्रीमेंट किया जाएगा। तो ये दो तरह की इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होते हैं, एक प्रीफिक्स और दूसरा पोस्टफिक्स इज यूज्ड टू डिनोट डिक्रीमेंट। और आपने डबल जो माइनस साइन जो है ये हम यूज करते हैं डिक्रीमेंट के लिए। इसी तरह डिक्रीमेंट में टू टाइप्स के होते हैं, एक प्रीफिक्स और एक पोस्टफिक्स। ये स्टूडेंट कुछ बेसिक सिंटैक्स आज हमने अंडरस्टैंड किया कि आपके पास जो सी शार्प है उसका बेसिक्स, आपके वेरिएबल्स, आपके जो नेमिंग कन्वेंशंस हैं, वेरिएबल्स की कमेंट्स हैं, ठीक है, आइडेंटिफायर्स हैं। फिर इसके अलावा जो हमने जो है वो प्रीफिक्सेस जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग की है। स्टूडेंट आपने विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करना है, अगर आपके पास प्री इंस्टॉल्ड है तो उसके लिए विजुअल प्लस का जो है सी शार्प का प्रोजेक्ट वो आप क्रिएट करें और उसमें फिर ये एग्जांपल्स को वन बाय वन रन करके जो है वो साथ साथ ही देखें, क्योंकि जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जांपल्स की तभी जो है वो आप बेहतर तौर पर इसके सिंटैक्स को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। और कमिंग जो हमारे फिर जो लेक्चर्स होंगे उनके जो सिंटैक्स होंगे वो फिर समझना ईजी हो जाएंगे। तो ये बेस थी आपकी, ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको आपने अच्छे से कवर अप कर देना है और साथ में प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करनी है। अगर भी क्वेश्चन है स्टूडेंट आप पूछ लें, अगर नहीं तो हम इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। सर समझ आ गया। चलें, गुड, शाबाश। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।